सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को कक्षा 11वीं के वितान पुस्तक के पाठ आलो अंधारी। इस पाठ के लेखिका है बेबी हालधार। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि लेखिका बेबी हालधार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो दूसरों के यहाँ काम करने जाती है, तो उनको एक अच्छे घर में काम करने के लिए मिलता है, जहाँ वहाँ के लोग अपने घर के जैसे ही उसको रखते थे। तातुस उसको लिखने पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, तो थोड़ा थोड़ा जब लिखती थी तो उसके बारे में अपने मित्रों को बताते थे। फिर एक दिन तातुस के जो मित्र हैं जो कोलकाता में रहते थे, उनका एक दिन पत्र आया। तो पत्र आया, उसको फिर उसका जवाब लिखने के लिए बोलते हैं तातुस। तो लेखिका बोलती कि मुझे तो लिखने नहीं आता, तो जैसे बनता है वैसे लिखो करके बोलते हैं। तो जेठू के नाम से उनको लिख रही है चिट्ठी। आइए आगे देखते हैं। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, बेबी हालधर ने जो चिट्ठी लिखी थी, है ना, तो उसके जवाब में जेठू ने लिखा। जेठू कौन? जिसका जो पत्र भेजा था, तातुस का मित्र। प्रिय बेबी, तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी। क्या लिखूं सोचते सोचते इतनी देर हो गई। 4-5 दिन मैं यहाँ की किताबों के बाजार गया था। वहाँ बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूँ। लोग वहाँ मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे और मैं अवाक हो देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, जानकर बहुत खुशी हुई। तुमने यहाँ बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुस और मैं बहुत चिंतित हैं। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे। आशा पूर्ण देवी का पाखिर खांचा। ठीक है, आशा पूर्ण देवी भी बेबी हालधर के जैसे ही शुरू में वो बहुत ही वो भी दूसरों के यहाँ काम करती थी, है ना, और बाद में बहुत बहुत मशहूर लेखिका बनी, है ना। तो ठीक उसी के प्रकार आशापूर्ण देवी का जो पाखिर खांचार पाखी जैसा लग रहा है। मतलब उन्होंने जो आशापूर्ण देवी की जो पाखिर खांचा और खांचार पाखी कैसा लग रहा है, तुम्हें तातुस ने जरूर बताया होगा। आशापूर्ण देवी घर के सारे काम काज निपटाकर उस समय चोरी चोरी लिखती थीं, जब सब लोग सो जाते थे। उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और घर से बाहर भी वह बहुत कम निकली थीं। मैं और तातुस दोनों ही आशापूर्ण देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया की काफ़ी खबर रखते हैं, जबकि हमें उनकी कानी उंगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं। ठीक है, मतलब वो मशहूर लेखिका है, तो उनकी एक छोटी उंगली, ठीक है, एक छोटी उंगली के बराबर भी लिखने की हैसियत नहीं है ना, मतलब उसकी बराबरी नहीं कर सकते, ऐसा करके बोल रहे हैं, है। तुम दूसरी आशापूर्ण देवी हो सकती हो। और फिर बोल रहे हैं तातुस के जो मित्र हो कि तुम दूसरी आशापूर्ण देवी हो सकती हो, मतलब उसी के जैसे मशहूर लेखिका बन सकती हो। यह बात हमें मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा। मेरा प्यार लो, तुम्हारा जेठू। ऐसा करके वो लिख रहे हैं। जेठू इस तरह इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते थे। अकेले जेठू ही ऐसा करते हो यह बात नहीं थी, और भी कई लोग थे। दिल्ली मैं जो जो लिखती वह सब तातुस उन्हें फ़ोन पर सुनाते। एक दिन फ़ोन पर बात करने के बाद वह मुझसे बोले, देखो तुमने यह जो लिखा है वह मेरे बंधु को बहुत बहुत अच्छा लगा। एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। मैंने पूछा, यह एनी फ्रैंक कौन है? तातुस ने तब मुझे
उनके बारे में बताया और एक पत्रिका निकालकर उसमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। सुनकर उस लड़की ने उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई। माया हुई मतलब उससे प्रभावित हुई, है ना। शर्मिली शर्मिला दी शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। वह मेरी ही वयस की थी। वयस मतलब उम्र, वह मेरी ही उम्र की थी और जेठी की बंधु थी। और जेठी, जो जेठू बोल रहे हैं ना, तो उनकी जेठी की बंधु थी वह। जो जेठू की पत्नी जेठी और उसकी मित्र या सहेली, है ना, वह कोलकाता में ही कहीं पढ़ाती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ा कि वह मुझसे कितना स्नेह करती थी। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिली। मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था। उनकी चिट्ठियां पढ़कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, यह करूं वह करूं, उनसे पूछूं, शर्मिला दी, हम एक दूसरे से कब मिलेंगे, कभी मिल भी सकेंगे या नहीं, मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी। एक दिन घर में एक अलमारी की चीजें पोंछते समय मैंने वहां एक फोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी, मतलब उनके दोस्तों की। एक तस्वीर में जेठू थे, उनकी एक तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुन दा। और एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में देखा था, मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज काटकर भी रख देती। शर्मिला दी लेखिका थीं। उनकी एक किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपती रहती थीं। वह मुझे प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हाल चाल पूछती थीं। कभी कभी मैं सोचती कि वहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं। चिट्ठियों में हम जो बातें करते हैं वह शायद मिलने पर ना हो। फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू की एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड छपकर उन्होंने मुझे लिखा, पढ़कर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर मुझे लिखा, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन के विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुत ही निकट निकट शायद संभव नहीं, मतलब इतनी अच्छे से उसको वर्णन करना, उसको बताना शायद संभव नहीं। अपनी इन सुंदर कोशिश को कभी बंद ना करें। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सकें, है ना। मतलब आप ऐसी लगातार लिखते रहें तो कुछ असाधारण भी दे सकें, है ना। फिर जैसे कि नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा, नारी अत्याचार, नारी असुविधा, नारी दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें, कोशिश करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था। उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा था। वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया, ऐसी बात नहीं थी। मेरे कहने पर तातुस ने वह मुझे समझाया कि फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रहती थी कि कुछ भी ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं। इसी बीच एक दिन
मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुँचे। मैं उस दिन किचन में थी किचन में थी, है ना। खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने घंटी बजाई तो काफ़ी देर बाद मैं बाहर निकली। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटा? मैं बोली, बाबू आपके शरीर का यह हाल कैसे हो गया? बाबा बोले, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, ठीक है, सब ठीक है, स्कूल गए हैं। मैं तातुस के पास दौड़ी गई और बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुस बोले, उन्हें घर में बिठाओ, अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई और पूछा, चाय बनाऊं? वह बोले, नहीं, रहने दो, इतनी गर्मी में चाय। ऐसा करके बोलने से मैं जल्दी से एक गिलास शरबत बनाकर उन्हें दिया। गिलास हाथ में लिए वह बोले, तू भी थोड़ा ले बेटा, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। मैंने कहा, नहीं बाबू, मैं अभी अभी चाय पी है मैंने अभी भी चाय पी है। माँ कैसी है? वह बोले, ठीक है, तुम्हारी बहुत याद तुम्हें तुम्हारी बहुत याद करती रहती है। मैंने सोचा, करेगी क्यों नहीं। 2 वर्ष जो हुए जा रहे हैं और कभी अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका। अभी 2 एक दिन से के लिए वहाँ चली जाऊँ तो शायद वहीं झगड़े फिर शुरू हो जाए। मैं अब और वहीं सब भोगने को तैयार नहीं। वहाँ आकर इतना तो मैं समझ गई हूँ, यहाँ आकर, जहाँ अभी रहती है, वहाँ आकर इतना तो मैं समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं और एक ही जैसा खटते कमाते मतलब काम करते हैं, है ना। यही समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती और शायद मुझे उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। बाबा के इधर उधर की काफ़ी बातें करते करते मैंने पूछा, कोलकाता की क्या खबर है? मेरा भाई कैसा है? माँ कैसी है? बाबा बोले, माँ, तेरी माँ, तूने कुछ सुना सुना नहीं लगता है। क्यों? बाबा मेरे मुंह की ओर थोड़ी देर देखते रहे। वह शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं वहाँ यह रोने धोने न पड़े न लग पड़े। इसे सच सच बताना ठीक होगा या नहीं? शायद बता ही देना चाहिए, क्योंकि यह तो अभी भी यही सोच रही है कि उसकी माँ जीवित है। ऐसे में न बताना तो भूल होगी। बाबा शायद यही सोच रहे थे। उन्हें चुप देख मैंने बाबू कहकर उन्हें बुलाया तो वह चौंक गए। मैंने देखा उनकी आंखें भर आई हैं। तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही। मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू? माँ की तबीयत तो ठीक है? बाबा रुद्ध गले मतलब रोने से जैसे गला भर आता है ना, वैसे ही रुद्ध गले से बोले, तेरी माँ तो 6-7 मास हुए दुनिया छोड़कर चली गई। तेरी माँ नहीं तेरी माँ नहीं है। क्यों, तेरा दादा तो वहाँ गया था, उसने तुम्हें बताया नहीं? मैं बोली, नहीं तो, मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं थोड़ी देर बाबा के सामने सिसक सिसक कर रोती रही। और मैं कर भी क्या सकती थी। एक बार सुना था कि अस्पताल में भर्ती है। मुझे लगता है तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारी थी, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। मेरे बऊदी दादा बऊदी भाई कोई बहुत दूर तो नहीं रहते थे। रिक्शे में 10 रुपये भाड़ा लगता। फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया, है ना। बीच में मैं कई बार वहाँ गई भी, लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हर बार सोचती रहती थी कि जैसा भी हो एक बार माँ के पास ज़रूर जाऊँगी। इतने दिन यही सोचती आ रही थी और अब सुनने को मिला, मेरी माँ अब लोगों को छोड़कर हम लोगों को
छोड़कर चली गई। मुझे पता चला था कि माँ जब अस्पताल में भर्ती थी तब मेरे छोटे भाई ने बाबा के पास जाकर उनसे कहा था कि वह मेरे माँ से उन्हें माँ से मिलाने ले जाएगा। बाबा नहीं गए। वह क्यों जाते? उन्हें जाने की दरकार ही क्या थी, मतलब ज़रूरत ही क्या थी? उन्हें जिस चीज़ का अभाव था, बाबा का जाना उचित होता। मुझे लगता है वह वह जानते थे कि माँ कहीं नहीं बचेगी, फिर भी नहीं गए। मेरे भाई को वैसे ही घूम फिर कर लौट आना पड़ा। मेरे ख्याल से बाबा ने भूल की अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देख आ सकते थे, लेकिन नहीं गए। माँ का क्रियाकर्म मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा। दादा दादा लोगों को भी काफ़ी बाद में पता चला और मुझे तो अभी अभी। बाबा ने पूछा, तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? मैंने बताया कि यहीं पास में है। तो वह बोले, चलो थोड़ा देखो। मैं बाबा को लेकर वहाँ गई। बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर निकल आया और अरे दद्दू दादू कहकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, दादू मेरा बाबू कैसा है? बाबा बोले, तुम्हारा बाबू ठीक है। मैंने चलने को कहा था पर नहीं आया भाई। मैंने साथ चलने को कहा था पर वह नहीं आया भाई। मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई थी। वह उससे बोले, तुम लोग और भी बड़े हो भाई। पहले कैसे परवरिश में थे तुम लोग। अब तुम अब तुम सबको देखकर बहुत खुशी हुई। तुमसे बाबा ने कहा, तुम्हें अब कष्ट नहीं होगा बेटा। तेरा लड़का बड़ा हो रहा है। देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा। ये तुम्हें यही सुख देगा बेटा। अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में मैं उसके साथ सुख दुख से रहेगी। बाद में इसके साथ सुख सुख शांति से रहेगी करके बोल रहे हैं उसके पिता, है ना। मेरे लड़के से बाबा बोले, दादू भाई ठीक से रहना और इतना कहकर मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो उसने कहा तातुस ने उनसे कहा, आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर जाएं, है ना, निश्चिंत होकर जाएं। बाबा बोले, जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात नहीं। चिंता करता लेकिन अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरी लड़की यहाँ खूब अच्छी तरह है। बाबा चले गए। उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख विख रही हूँ। सुनकर बहुत खुश हुए थे। हाँ, सुनकर बहुत खुश हुए थे। जहाँ पहले और मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, वहाँ अब वह जब तब फ़ोन में मेरा हालचाल पूछने लगे। वह बार बार यह भी जानना चाहते कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा, खत्म हुआ कि नहीं। वह मुझे अपने यहाँ आने को भी कहते और साथ में यह भी, यदि मैं रुकना ना चाहूँ तो लौट आ सकती हूँ। मेरी जाने की इच्छा नहीं होती। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत खराब रहा। मैं पछताती कि मेरी माँ मर गई और मैं आंखों से उसे देख तक नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता लगी रहती। चलिए आगे कल पढ़ेंगे अगले क्लास में।